जादुई लकड़ी के खिलौने वाला। अजी कब से आप काम में ही लगे पड़े हो। थोड़ी देर आप आराम कर लो। और देखो, मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। थोड़ा सा खाना खा लो। अच्छा हुआ राधा, तुम यहीं पर खाना लेकर आ गई, क्योंकि घर पर आने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। मेरे पास अभी बहुत सारा काम पड़ा है और मुझे सारा काम करना है। ये तो है एक कारपेंटर, बहुत ज्यादा बिजी रहता है। उसे ना तो अपनी पत्नी के लिए थोड़ा सा समय होता है और ना ही अपने बेटे के लिए। वैसे आप इतने सारे खिलौने बना रहे हो, तो क्यों ना एक खिलौना अपने बेटे के लिए भी बना लो। हाँ, मैं जानता हूँ राजू आजकल मुझसे बहुत ज्यादा नाराज है, इसलिए मैंने पहले ही उसके लिए एक लकड़ी का हेलीकॉप्टर बनाया है। ये देखो, कैसा लग रहा है ये? अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। चलिए इसे मुझे दे दीजिए। जब तक आप आएंगे तब तक तो बेचारा सो ही जाता है। मैं उसे ये दे दूंगी और वो इससे खेल लेगा। राधा अपने पति भूपेंद्र को खाना खिलाकर उससे लकड़ी से बना हुआ हेलीकॉप्टर का खिलौना लेकर वापस घर लौट आती है, जिसके बाद भूपेंद्र लकड़ी से कई सारे खिलौने बनाने लगता है। भूपेंद्र एक साथ ऑर्डर का काम किया करता था। उसके हाथ में बहुत सफाई थी, जिसके चलते ज्यादातर लोग उसी से काम करवाया करते थे। घर लौटने के बाद, अरे बेटा राजू, कहाँ पर हो तुम? जल्दी से यहाँ पर आओ। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। राजू अपनी माँ के पास आता है और कहता है, जरा दिखाओ तो सही माँ, आप मेरे लिए क्या लेकर आई हो। राधा राजू को हेलीकॉप्टर देती है, जिसके बाद राजू हेलीकॉप्टर देखते ही बहुत खुश हो जाता है और वो हेलीकॉप्टर लेकर उसे उड़ाते हुए कहता है, अरे वाह माँ, कितना प्यारा लकड़ी से बना हुआ हेलीकॉप्टर है। ऐसा तो बाजार में बना हुआ भी नहीं आता। मुझे बताओ, ये हेलीकॉप्टर पिताजी ने मेरे लिए भेजा है ना? हाँ बेटा, और कौन भेज सकता है। तुम्हारे पिताजी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। अब उन्हें तुम्हारे लिए समय नहीं मिल पाता, इसीलिए वो तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे खिलौने बनाकर भेजते हैं। मैं समझ सकता हूँ माँ, वो ये सब हमारे लिए ही तो कर रहे हैं। राजू अभी छोटा था, लेकिन वो अपने माता पिता की बातों को बहुत अच्छे से समझता था। वहीं दूसरी तरफ भूपेंद्र का कारपेंटर का काम धीरे धीरे बहुत अच्छा चलने लगता है। गांव के सभी लोग उसी के पास आते हैं और उसी से लकड़ियों का सभी सामान बनवाते हैं। एक दिन उसके पास गांव का एक बुजुर्ग व्यक्ति आता है। अरे बेटा, तुम्हारे हाथ में जो सफाई है वो सफाई किसी के हाथ में नहीं है बेटा। इस गांव में मैं तुम्हारे हाथ का बना हुआ एक सोफा सेट चाहता हूँ। क्या तुम मुझे एक लकड़ी का सोफा सेट बना दोगे? अरे बाबा, क्यों नहीं, आप जो कहोगे मैं आपके लिए वो बना दूंगा। बुजुर्ग आदमी की बात सुनकर भूपेंद्र लकड़ी का सोफा सेट बनाना शुरू कर देता है। एक दिन पूरा उसे सोफा सेट बनाने में लग जाता है, जिसके बाद जब वो बुजुर्ग आदमी अपना सोफा सेट लेने आता है तो वो लकड़ी का सोफा सेट देखकर बहुत खुश होता है। अरे वाह बेटा, तुमने तो इसके अंदर बिल्कुल जान ही डाल दी। इतना अच्छा काम किया है कि मैं क्या ही बताऊं तुम्हें। ये लो तुम्हारी मेहनत के पैसे। ऐसे ही आगे तुम बहुत तरक्की करते रहो बेटा। भगवान तुम्हारा भला करे। वो आदमी भूपेंद्र को उसकी कमाई का पैसा देकर कुछ आदमियों के द्वारा सोफा सेट को वहां से अपने घर पहुंचा देता है। ये सब गांव के कुछ कारपेंटर देख लेते हैं, जिसके बाद वो कारपेंटर आपस में बात करने लगते हैं। अरे जब देखो गांव का हर व्यक्ति इसी भूपेंद्र के बच्चे के पास ही जाकर काम करवाता है। एक तो ये भूपेंद्र का बच्चा लकड़ियों के इतने प्यारे प्यारे खिलौने बनाता है कि इतने प्यारे प्यारे खिलौने बनाना हमारे बस की बात ही नहीं है। लेकिन ये अपनी कलाकारी के चलते हमारे पेट पर लात मार रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन हम सभी सड़क पर आ जाएंगे। भूपेंद्र के इतने अच्छे काम से गांव के सभी कारपेंटर बहुत ज्यादा चिढ़ने लगे थे उससे। वहीं भूपेंद्र रोज नए नए प्रकार के खिलौने बनाना शुरू करता है। कभी वो ट्रक बनाता है, तो कभी हवाई जहाज, तो कभी वो एक उड़न तश्तरी बनाता है, तो कभी लकड़ी की गुड़िया बनाता है। गांव के सभी बच्चे उसके हाथ से बने हुए लकड़ी के खिलौनों से बहुत ज्यादा खुश होते हैं, जिसके चलते वो पूरे गांव में फेमस हो जाता है। एक दिन शहर से उसके पास एक बहुत बड़ा ऑर्डर आता है। देखो, तुम्हारा नाम मैंने बहुत सुना है, सबकी जुबान पर तुम्हारा ही नाम है। तुम्हारे जैसा काम कोई नहीं करता, इसलिए हम तुम्हें एक बहुत बड़ा ऑर्डर देने आए हैं। हम एक नई कंपनी की शुरुआत कर रहे हैं, जिसके लिए हमें अलग अलग प्रकार के फर्नीचर चाहिए। क्या तुम इतना बड़ा ऑर्डर लेना चाहोगे? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटता। ये लो 50 लाख रुपए एडवांस, बाकी के 50 लाख रुपए तुम्हें काम पूरा होने पर मिल जाएंगे।
इतना सारा पैसा देखते ही भूपेंद्र की आंखें खुल जाती है और उसे कुछ समझ ही नहीं आता। वो रंजीत उसे पैसे देकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद वो इतना सारा पैसा देखकर सोचता है, अरे वाह, मेरी तो लॉटरी लग गई। मुझे नहीं पता था कि कारपेंटर के काम में इतना सारा पैसा भी कमा पाऊंगा। अब मुझे समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए और समय से जंगल में जाकर ढेर सारी लकड़ियों को काट कर ले आनी चाहिए। भूपेंद्र अपना ट्रक चलाता हुआ जंगल में पहुंच जाता है, जिसके बाद वो सुबह से शाम तक ढेर सारी लकड़ियां काटता है। देखते ही देखते उसका पूरा ट्रक लकड़ियों से भर जाता है और वो रात होते होते ट्रक को वापस अपने दुकान के पास लेकर आ जाता है और ट्रक को अपनी दुकान के बाहर खड़ा करके घर चला जाता है। कल से मैं इन सभी लकड़ियों से अच्छे अच्छे फर्नीचर बनाना शुरू कर दूंगा, ऐसा सोचकर वो अपने घर पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ गांव के सभी कारपेंटर इतनी सारी लकड़ियां देखकर और ज्यादा जल भुन जाते हैं, क्योंकि उनके कानों में भूपेंद्र को मिले हुए ऑर्डर वाली बात पहुंच जाती है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ दिन के 100 रुपए की भी कमाई नहीं हो रही है और ये 2 कौड़ी का आदमी लाखों रुपए में खेल रहा है। हमें ये सब रोकना होगा। मैं तो कहता हूँ लगा देते हैं इसकी लकड़ी के पूरे ट्रक में आग। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। जब उसके पास लकड़ियां ही नहीं होगी तो ये काम कैसे करेगा? तुम बिल्कुल सही कहते हो, हमें इसके ट्रक में आग ही लगा देनी चाहिए। मोहन और रविदास दोनों मिलकर भूपेंद्र के ट्रक में आग लगा देते हैं। इसके बाद एक एक करके भूपेंद्र के ट्रक की सारी लकड़ियां जलने लग। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, भूपेंद्र अपना ऑर्डर पूरा करने के लिए दुकान के पास पहुंचता है। जहां वो अपने ट्रक को देखता है, उसके ट्रक में मौजूद सारी लकड़ियां जल चुकी थी। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया। मेरी सारी लकड़ियां कैसे जल गई? अब मैं अपना ऑर्डर कैसे पूरा करूंगा? भूपेंद्र को कुछ समझ नहीं आता। तभी उसकी नजर ट्रक के अंदर पड़ी लकड़ी के एक टुकड़े पर पड़ती है, जो कि बिल्कुल सही सलामत होती है। ऐसा कैसे हो सकता है? पूरे ट्रक की सारी लकड़ी तो जल गई है, लेकिन ये लकड़ी का टुकड़ा अभी भी बचा हुआ है। ये तो एकदम चमत्कार की तरह है। भूपेंद्र लकड़ी को उठाता है और अपनी दुकान में ले जाता है। मुझे लगता है कि मुझे वो सारे पैसे वापस लौटाने होंगे। एक काम करता हूँ, अब और नहीं तो इस लकड़ी से थोड़े से बच्चों के लिए खिलौने ही बना देता हूँ। भूपेंद्र उस लकड़ी से एक सुंदर सी जेसीबी मशीन बनाता है। देखते ही देखते लकड़ी की जेसीबी मशीन अचानक से हकीकत की जेसीबी मशीन बन जाती है। अरे ये क्या? इस लकड़ी से बनाया हुआ खिलौना एकदम असली का बन गया। भूपेंद्र को कुछ समझ नहीं आता, जिसके बाद भूपेंद्र उस लकड़ी के टुकड़े से एक लकड़ी की गुड़िया बनाता है। देखते ही देखते वो लकड़ी की गुड़िया भी हकीकत की गुड़िया बन जाती है। अरे बाप रे, आखिर ये सब कैसे हो रहा है? तभी लकड़ी में से आवाज आती है, डरो मत, मैं एक जादुई लकड़ी हूँ और तुम मुझे एक भले आदमी लगते हो। तुम मेरी लकड़ी से जो भी बनाओगे वो हकीकत में बदल जाएगा। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि एक लकड़ी भी भला बोल सकती है, ऊपर से तुम जादुई भी हो। देखो, मैं बहुत ही किस्मत वालों को मिलता हूँ और तुम्हें पता है, तुम्हारा इतना भारी नुकसान तुम्हारे ही गांव के कुछ कारपेंटरों ने किया है, क्योंकि वो तुमसे बहुत जलते हैं। लेकिन तुम मेरी लकड़ी से अपना ऑर्डर फिर से पूरा कर सकते हो। ये सुनते ही भूपेंद्र को बहुत अफसोस होता है, लेकिन इस बात की खुशी भी होती है कि उसके पास एक जादुई लकड़ी है जिससे वो अपना ऑर्डर पूरा करता है। लेकिन वो जादुई लकड़ी खत्म ही नहीं होती। वो उस लकड़ी से जो भी बनाता था वो सब हकीकत में बदल जाता था। अब भूपेंद्र ऑर्डर पूरा करने के बाद उस जादुई लकड़ी की मदद से बच्चों के ढेर सारे खिलौने बनाता है, जिसके चलते वो उन असली खिलौनों को मार्केट में अच्छी दामों पर बेच देता है, जिसके चलते भूपेंद्र अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। सोने के खिलौने की मार्केट। बाबा, आज फिर से नंदू के पिता ने उसे एक प्यारा सा खिलौना दिलाया और वो खिलौना एक रिमोट से चलता है। कोई बात नहीं बेटा, एक दिन मैं भी मेरे प्यारे राजकुमार के लिए एक अच्छा सा खिलौना लेकर आऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे ढेर सारी मेहनत करनी होगी। मैं जानता हूँ पिताजी, आप मेरे लिए एक बहुत प्यारा खिलौना लेकर आओगे और वो खिलौना बहुत प्यारा होगा, क्योंकि वो खिलौना आपने मुझे दिया होगा। चलो बेटा, अब खाना खाकर सो जाओ। राजू खाना खाकर सो जाता है, जिसके बाद वो बहुत गहरी नींद में पहुंच जाता है। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, वो नींद से जागता है तो वो अपने पिता को यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है। पिताजी, पिताजी, कहाँ हो आप? कहीं दिख क्यों नहीं रहे हो? तभी घर के बाहर से एक आवाज आती है। अरे बेटा, बाहर आ जाओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। जैसे ही राजू अपने घर से बाहर कदम रखता है,
बाहर उसे बहुत बड़ी सोने के खिलौने की मार्केट दिखाई पड़ती है, जहाँ ढेर सारे खिलौने होते हैं और वो भी सोने के होते हैं। अरे वाह, ये कैसे हुआ? हमारा गांव एक सोने के खिलौने की मार्केट में कैसे बदल गया? मैंने कहा था ना बेटा, तुम्हें एक दिन बहुत सारे सुंदर सुंदर खिलौने दूंगा। देखो, जो तुम्हें खिलौना पसंद हो तुम उसके साथ खेल सकते हो। तभी राजू की नजर एक बड़े से हेलीकॉप्टर पर पड़ती है। वो हेलीकॉप्टर बहुत बड़ा और सोने का होता है। उसका रिमोट कंट्रोल भी होता है। राजू सबसे पहले उसी हेलीकॉप्टर के पास जाता है। अरे वाह पिताजी, देखो तो सही, कितना बड़ा हेलीकॉप्टर है और वो भी सोने का। पिताजी, मुझे इसके अंदर बैठकर सैर करनी है। क्यों नहीं बेटा, तुम्हें जो खिलौना चाहिए तुम उसे इस्तेमाल कर सकते हो। चलो, मैं तुम्हें इस हेलीकॉप्टर के अंदर बैठा देता हूँ। उसके बाद इस हेलीकॉप्टर को मैं रिमोट कंट्रोल से उड़ाऊंगा। ऐसा कहकर बल्लू राजू को सोने के हेलीकॉप्टर में बिठा देता है, जिसके बाद वो रिमोट कंट्रोल से हेलीकॉप्टर को उड़ाने लगता है। राजू हेलीकॉप्टर में बैठकर बहुत खुश होता है। अरे वाह पिताजी, इस सोने के हेलीकॉप्टर में बैठकर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं हवाओं से बात कर रहा हूँ। बहुत मजा आ रहा है पिताजी। अब तुम्हारे पास बहुत सारे खिलौने हैं, तुम आराम से इनके साथ खेल सकते हो। राजू वहाँ सोने की मार्केट से हर एक सोने का खिलौना उठाता है और उसके साथ खेलने लगता है। कुछ ही देर बाद राजू को कुछ अच्छा सा नहीं लगता, जिसके बाद वो अपने पिता बल्लू के पास आता है और उनसे कहता है, पिताजी, मैं और अकेला अब नहीं खेल सकता। मुझे मेरे दोस्तों की जरूरत है। मैं अपने दोस्तों के साथ इन खिलौने से खेलूंगा। अरे बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये कोई मामूली खिलौने नहीं हैं, ये तो सोने के खिलौने हैं और तुम इन खिलौने से किसी के साथ बैठकर नहीं खेल सकते। लेकिन ऐसा क्यों पिताजी? आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहता हूँ, अकेले मेरा मन नहीं लग रहा। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे दोस्तों को यहाँ लाने की पूरी कोशिश करूंगा। इतने में तुम खेलो, मैं तुम्हारे दोस्तों को लेकर आता हूँ। ये सुनने के बाद राजू बहुत खुश हो जाता है, जिसके बाद वो सोने की मार्केट से अलग अलग प्रकार के खिलौने उठाता है और उनके साथ खेलने लगता है। जिसके बाद वो अपने पिता का इंतजार करने लगता है। पिताजी, जब मेरे दोस्तों को लेकर आओगे तो मैं उन्हें अपने सोने के नए नए खिलौने दिखाऊंगा, जैसे वो मुझे चिढ़ाया करते थे। लेकिन मैं उन्हें चिढ़ाऊंगा नहीं, मैं उन्हें अपने नए नए खिलौने खेलने के लिए दूंगा। तभी राजू के पिता उसके सभी दोस्तों को लेकर आ जाते हैं। जैसे ही राजू की नजर उसके दोस्तों पर पड़ती है, वो उन्हें देखकर बहुत खुश होता है। अरे वाह, क्या नंदू, सूरज, मुन्नू, तुम सब आ गए। मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। अरे सूरज, ये तो पूरे सोने के खिलौने की मार्केट है। तू इतनी बड़ी मार्केट में अकेला यहाँ क्या कर रहा है? अरे वाह, देखो यहाँ पर तो हवाई जहाज भी है और वो भी सोने का। इतनी बड़ी मार्केट, ये मार्केट आखिर कहाँ से आई? अरे ये सब छोड़ो, पहले राजू भाई मुझे ये बताओ कि हम इन सोने के खिलौने से खेल सकते हैं? अरे हाँ, क्यों नहीं, ये सब खिलौने हम सभी के लिए हैं। चलो चलो खेलो और जो तुम्हारा मन करे वो खिलौना इस्तेमाल करो। राजू, मेरी बात सुनो, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें कभी भी अपने खिलौने को हाथ भी नहीं लगाने दिया। मुझे आज अपनी गलती का बहुत पछतावा हो रहा है, क्योंकि तुम्हारे खिलौने तो सोने के हैं, लेकिन फिर भी तुमने मुझे इन खिलौने से खेलने की इजाजत दी। अरे नंदू, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? अरे यार, तुम मेरे दोस्त हो। अगर मैं तुम्हें नहीं खिलाऊंगा तो फिर किसको खिलाऊंगा? चलो हम दोनों मिलकर इन सोने के खिलौने से खेलते हैं। राजू, सूरज, नंदू, मुन्नू, वो चारों बहुत खुश होते हैं और एक साथ खिलौने से खेलने लगते हैं। कोई बॉल से खेलता तो कोई सोने के ट्रक के ऊपर बैठकर उससे खेलता, तो कोई हेलीकॉप्टर में बैठकर हवा में उड़ता। ऐसे वो चारों के चारों बहुत मजे करते हैं। तभी राजू को एक आवाज आती है। अरे राजू बेटा, उठो उठो। अरे बेटा, तुम्हारे स्कूल जाने का समय हो गया है। तुम्हें स्कूल नहीं जाना क्या? उठो बेटा राजू। जैसे ही राजू नींद से जागता है, वो यहाँ वहाँ अपने चारों तरफ देखता है। जिसके बाद वो अपने पिता बल्लू की तरफ देखकर उनसे कहता है, अरे पिताजी, ये क्या?
आपने तो मुझे नींद से जगा दिया। अरे मैं कितना अच्छा सपना देख रहा था। मैंने सपने में देखा कि मेरे पास एक सोने के खिलौने की मार्केट है और वो पूरी मार्केट मेरी है, मेरी। अरे बेटा, मुझे लगता है कि रात के समय तुम कुछ ज्यादा ही खिलौने के बारे में सोच रहे थे। अक्सर हमारी जिंदगी में ऐसा होता है कि हम जितना सोचते हैं वही चीज हमारे सपने में भी आ जाती है। नहीं पिताजी, वो सब हकीकत था। और आपको पता है, मेरे सपने में आप भी थे। आप मेरे सभी दोस्तों को भी लेकर आए थे। मैं अपने सभी दोस्तों के साथ सपने के अंदर खेल रहा था। यह तो बहुत अच्छी बात है बेटा। चलो ये छोड़ो, अब स्कूल जाने की तैयारी करो। वैसे आज मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कुछ पैसे तुम्हारे खिलौने के लिए जोड़ सकूं। इतना कहकर बल्लू राजू को उठाता है और उसे स्कूल के लिए तैयार करने लगता है। जैसे राजू स्कूल के लिए तैयार हो जाता है, बल्लू उसे स्कूल छोड़ने के लिए ले जाने लगता है। जैसे ही बल्लू घर का दरवाजा खोलता है और वो दोनों अपने घर की दहलीज से जमीन पर पैर रखते हैं, उनके आसपास की सारी जगह एक सोने के खिलौने की मार्केट में बदल जाती हैं, जिसे देखते ही बल्लू बहुत हैरान हो जाता है। अरे ये क्या? ये तो सच में एक सोने के खिलौने की मार्केट है। मुझे नहीं पता था कि सपने हकीकत में बदलते हैं। आज ये सब देखकर मुझे विश्वास हो गया कि सपने भी हकीकत में बदल सकते हैं। देखा पिताजी, मैंने कहा था ना कि मैंने सोने के खिलौने की मार्केट अपने सपने में देखी थी। ये वही सोने के खिलौने की मार्केट है। राजू सोने के खिलौने की मार्केट में बहुत खुश होकर खेलने लगता है, जिसके बाद बल्लू के दिमाग में एक आइडिया आता है। अरे क्यों ना मैं इन सोने के खिलौने को गांव वालों को बेचना शुरू कर दूं। इससे हमें पैसे भी मिल जाएंगे और हमारा घर भी चल जाएगा। बल्लू सोने के खिलौने की मार्केट से खिलौने ले जाकर गांव में बेच देता है, जिससे उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। धीरे धीरे वो अमीर होने लगते हैं, जिसके बाद उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होती और वो खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं।